नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM यूपी। क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? योगी आदित्यनाथ भी मास्टर हो गए हैं। 2022 के नतीजों से पहले केशव मौर्य के घर चले गए, क्योंकि बिना केशव मौर्य को मनाए मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। अब ब्रजेश पाठक ने बगावत करी शंकराचार्य के मुद्दे पर, लोगों की चोटी खींचने पर। तो फिर शंकराचार्य के मुद्दे को ठंडा करने के लिए, ब्रजेश पाठक के लिए मैसेज करने के लिए योगी आदित्यनाथ उनके घर एक पूजा कार्यक्रम में पहुंच गए। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने काकरोच पार्टी से मोदी सरकार की जो हवाइयां उड़ी हैं, उससे लेकर यूपी की राजनीति तक बात की है। लेके चलता हूं सीधा मलिक साहब के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका, आपके दर्शकों का, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और विशेष आभार उन लोगों का जो हमें कमेंट करते हैं, हमारा हौसला अफजाई करते हैं, उनके लिए विशेष धन्यवाद जी। आज आपने मेरी शर्ट पे, मेरे चश्मे पे कोई कमेंट नहीं किया, वरना आप जरूर कमेंट करते हैं। मैं बच गया आज। नहीं, देखिए, चश्मा तो आज आपका बहुत ज्यादा स्पेशल मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन शर्ट जोरदार है आपकी। मुंबई है, आप रोज रोज क्या आपको आपकी शर्ट पर नजर लगाएं, फिर आप कहेंगे कि नजर लग रही है। शर्ट तो मुंबई है आपकी, लखनऊ वाली शर्ट तो है नहीं है जी। मुंबई में ही हूँ, और नजर तो आजकल भारतीय जनता पार्टी को लग गई है। ये भारतीय काकरोच पार्टी ने ऐसी नजर मारी है कि अब वो काला टीका लगा लें, काली हांडी टांग लें, नजर खत्म नहीं हो रही। और ऐसे ऐसे बयान देते हैं, अपने बयान में फंस जाते हैं। पार्टी पूरी एक सुर में सुर कहने लगी कि साहब ये जॉर्ज सोरेस की कारस्तानी है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हैं, और जितने फॉलोअर हैं विदेश के हैं। काकरोच पार्टी के संस्थापक ने पूरा रिकॉर्ड डाल दिया कि वही 95% तो भारत के ही लोग हैं। अब जैसे मैं हूं, मैंने काकरोच पार्टी के इंस्टाग्राम ट्वीट को फॉलो किया है, तो भाई मैं कोई जॉर्ज सोरेस की पार्टी से 25 पैसे भी जिंदगी में नहीं लिए, ना लेने की मंशा रखता हूं। हालांकि जॉर्ज सोरेस की पार्टी से तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्रियों के बच्चों ने भी लिए हैं। जो मोदी सरकार में मिनिस्टर, उनके बच्चों का नाम भी आया जो जॉर्ज सोरेस से फंडिंग है। लेकिन ये ऐसे झूठे झूठे आरोप लगा के काकरोच पार्टी पे, और जब डाटा सामने देते हैं, सोनम वांगचुक ने भी कहा कि भाई इस तरह किसी की भावनाओं को, किसी की अभिव्यक्ति की आजादी को रोका नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि काकरोच पार्टी ने एनडीए में भी फूट डाल दी। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी कह रही है कि अगर इस तरह नौजवानों की बातों को रोकना ठीक नहीं है, या तो साबित करिए आपकी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और आप कर क्या रहे थे? अगर विदेशी ताकतें आके यहाँ पे पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ ले रही हैं, तो आप क्या सो रहे थे, या आप अपने ऊपर सिर्फ पिक्चर ही बनाते रहते हैं? तो कुछ तो ऐसा है ना केपी मलिक साहब, जो करना पड़ेगा आपको, या दिखाना पड़ेगा कि हकीकत में आप कर क्या रहे हैं। सिर्फ आप आरोप लगा दो, उससे तो काम चलने वाला नहीं। और एक काकरोच पार्टी ने पूरी पूरी सरकार के पसीने छुड़ा दिए, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए संजय जी, अगर आप इसको देखें, इसके 2-3 नजरिए से हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं कि चंद्रबाबू नायडू जैसे व्यक्ति को क्यों बोलना पड़ा। वो तो एनडीए के अहम किरदार हैं, और वो भी अगर ऐसा बोल रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि वो मजबूर हो जाएंगे अलहदा होने के लिए और युवाओं के साथ आने के लिए, क्योंकि युवा तो आंध्र प्रदेश में भी है। युवा तो आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू पार्टी को भी वोट देता है। तो अगर वो उनके साथ रहेंगे तो उनको नुकसान होगा, लिहाजा वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, और पार्टियां भी इस तरह के बयान देंगी। इसी से प्रभावित होके राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर यही हालात देश में रहे तो 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी ने ये बात कोई हवा में नहीं कही है। राहुल गांधी को सारी चीजें मालूम है, चाहे आपकी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत में महंगाई चल रही है, भारत में तेल की दिक्कतें हैं। ये इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं है जितनी नौजवानों के रोजगार की दिक्कत है। और एक तो आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, दूसरा आप उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। युवा कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में है, और उसको गुस्सा निकालने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, जिसके माध्यम हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, और उन्होंने उनको एक मौका दे दिया, एक आइडिया दे दिया। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज एआई का जमाना है, और ये दोनों चीजें अगर आप इसमें सहयोग देखेंगे तो युवाओं का जो सहयोग कर रहा है, ये हमारी सोशल मीडिया कर रही है और एआई कर रही है। इसमें मैं मानता हूं कि 50% से अधिक योगदान एआई का है।
30% के लगभग योगदान सोशल मीडिया का है और 20% योगदान देश के और दुनिया के युवाओं का है। जो भारतीय युवा देश से बाहर भी रहते हैं वो भी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इससे बौखलाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही निश्चित होती तो सबसे पहले तो वो अकाउंट बंद नहीं करती, और अकाउंट बंद करती फिर उनके जो नेता हैं, उनके जो चंगू मंगू हैं, वो ये नहीं कहते कि ये तो पाकिस्तान पाकिस्तान हर चीज में अड़ा देते हैं, ये तो पाकिस्तानी फॉलोअर हैं, 50% से अधिक पाकिस्तानी फॉलोअर हैं। तो जो कॉकरोच पार्टी के संस्थापक हैं अभिषेक दीप के, उन्होंने स्क्रीनशॉट दे दिया, उन्होंने डिटेल दे दी कि भाई देखिए 94.7% हिंदू फॉलोअर हैं और इंडिया के फॉलोअर हैं, हिंदुस्तान के फॉलोअर हैं। तो अब आप क्या करेंगे? तो ये जो हवा हवाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चल रही है, और आज तो किरण रिजिजू उससे भी आगे चले गए कि इसमें सोरेस को भी हाथ है, ये हर जगह सोरेस को भी जोड़ देते हैं। उसके पहले कई दूसरे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कहा कि इसमें बाहर से फंडिंग हो रही है, विदेश में, ये तो विदेश से काम चल रहा है, ये तो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है। आप इसको जितना कुछ भी कहें, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो 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 युवाओं का मामला है, उससे आप मुंह नहीं फेर सकते और आप भटका नहीं सकते युवाओं को। नीट का इतना बड़ा मुद्दा हुआ है, एग्जाम का इतना बड़ा मुद्दा हुआ है, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने युवाओं को एक बहुत बढ़िया मौका दे दिया है, और ये मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसको दबाने के लिए, इनके सोशल मीडिया के अकाउंट जो है उनको बंद करने के लिए, उनको हैक करने के लिए, अपनी जो सोशल आर्मी है उसको एक्टिव करने के लिए कि इसको मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए, तमाम जो है शाम धाम दंडभेद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी करती है वो इस मुद्दे पे भी कर रही है। लेकिन मुझे लगता है संजय जी, ये मुद्दा बहुत हॉट है, मुद्दा बहुत गर्म है, मुद्दा बहुत स्पेशल है, इसको आसानी से दबाना इतना आसान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, और ये मामला आगे जाएगा। जी मलिक साहब, मुझे भी लग रहा है कि मामला आगे जाएगा। इसी बीच मोदी जी भी युवाओं की बात कर रहे हैं, 51,000 या कुछ लोगों को, कुछ हजार लोगों को नौकरी दे दी, रोजगार युवाओं को, आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कितनी बड़ी बेरोजगारी है, क्या हाल है रोजगार का, उसमें ऊंट के मुंह में जीरा, ऐसी नौकरियों को देने की बात कर रहे हैं। लेकिन कारपोरेट भी जगत नौजवानों को निकाल रहा है, उनकी सैलरी आधी कर रहा है, सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, नीट तक के पेपर लीक हो जा रहे हैं, परीक्षा रद्द हो जा रही हैं। ये परिस्थितियां जो हैं, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो, नीट हो, बेरोजगारी हो, यूथ, देश का युवा जो उबल रहा है, क्या सरकार को उस खतरे की आशंका है? सरकार समझ रही है कि ये युवा शक्ति, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर देश चलता है, ये किस मोड़ पे जा रही है और ये कहां तक खतरनाक हो सकती है? इसका सरकार को क्या अंदाजा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, मलिक साहब? नहीं नहीं, सरकार इससे बेखबर है, और सरकार को लगता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों का। क्योंकि आपने देखा, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपका हरियाणा हो, दिल्ली हो, बिहार हो, आसाम हो, वेस्ट बंगाल हो, हम चुनाव जीतते जा रहे हैं और हमें किसी की नाराजगी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा सिस्टम हमारे हाथ में है, तो इसलिए वो बेखौफ हैं। उनको कोई अंदाजा नहीं है या कोई खौफ इस बात का नहीं है कि युवा हमसे नाराज होकर कोई बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। अगर ऐसा कुछ होता तो नीट पे अभी तक कोई बड़ा डिसीजन हो सकता था, लेकिन सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो ये जताता है कि सरकार इस मुद्दे से डर नहीं रही है। नहीं तो अगर आप देखेंगे, चाहे आपकी कॉकरोच पार्टी हो, चाहे युवाओं का दल हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे राहुल गांधी हो, तमाम लोग अब इस बात पे आ गए हैं कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और अगर इस्तीफा नहीं हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार और उनके लोग मान के चल रहे हैं कि हमें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा कोई नुकसान कहीं होने नहीं जा रहा है। इस गलतफहमी में मुझे लग रहा वो है, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा संजय जी, आपने बेरोजगारी की बात की है, लोगों को निकालने की बात की है। आज ही मैंने खबर पढ़ी है कि अमेरिका में भी जो अमेरिकन कंपनियां हैं, कई भारतीयों को निकालना शुरू कर दिया है, और अब उनको वहां से डिपोर्ट करने की भी कुछ कुछ खबरें आने लगी हैं। अगर वहां तादाद ज्यादा बढ़ती है बेरोजगारों की, भारतीय बेरोजगारों की, तो उनको फिर डिपोर्ट भी किया जाएगा। अब आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा इस विषय में जानते हैं
कि जो बच्चे पढ़ाई करके तैयारी करके विदेशों में सेटल होते हैं, वहां नौकरी करते हैं, एक वो लोन लेके जाते हैं, वो लोन की भरपाई कर रहे होते हैं, एकाएक अगर उनकी जॉब जाती है और उनको भारत में डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो उनके ऊपर जो इतना भारी भरकम एजुकेशन लोन है, वो कैसे वो चुकाएंगे? वो कैसे डिप्रेशन में आ जाएंगे? उसका परिवार क्या करेगा? इस हालात को सोचने और समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप भारत में भी अगर आप बात करेंगे, भारत में एक पीएसयू है, अभी मैं उसका नाम आपको नहीं बताऊंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बड़े मंत्रालय की पीएसयू है। 2 दिन पहले ही उसमें से 35 लोगों को निकाल दिया है और उनको निकाल के कह दिया है कि देखेंगे बाद में। और अब उनको उनके ऊपर बेरोजगारी की तलवार लटक गई है। जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कहते थे, उससे एकाएक आपको बाहर कर दिया है। तो ये हालात देश में और विदेशों में अगर भारतीय युवाओं के लिए बन रहे हैं, तो इसका हश्र आने वाले समय में क्या होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ये कहना कि ये मामला कितने आगे तक बढ़ेगा, युवाओं का कितना मामला आगे बढ़ेगा, बेरोजगार युवा क्या करेंगे, कॉकरोच पार्टी कहां तक जाएगी, क्या हालात होंगे, अभी इसमें आपको देखना होगा, क्योंकि परिस्थितियां तो गंभीर दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है ना मलिक साहब। और मैं नौजवानों के अलावा, चूंकि आप समाज के विभिन्न तबकों से बहुत संपर्क करते हैं, आप एक्टिविस्ट के संपर्क में रहते हैं, आप नेताओं के संपर्क में रहते हैं, एक लंबा चौड़ा आपका सामाजिक सर्कल है और समाज के हर वर्ग से आपका संपर्क रहता है। मलिक साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो एक बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, लेकिन उन बेचारों को हमेशा इलायची की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बिरयानी में काली मिर्च की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब बिरयानी बन रही होती है तो इलायची डाली जाती है, टेस्ट अच्छा आ जाए, काली मिर्च डाल दी जाती है, लेकिन जब खाने का नंबर आता है तो उसको निकाल दिया जाता है। तो ये जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, इनको मोदी जी ने अपना इलायची और काली मिर्च समझ लिया है कि ये बेचारे जाएंगे कहाँ। और मुझे लग रहा है पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा कमर किसी की टूटी है तो इस मध्यम वर्ग की टूटी है। हाल देख लीजिए, पेट्रोल डीजल लगातार धीरे धीरे करके, मतलब मौत का इंजेक्शन की सिरिंज भी धीरे धीरे करके लगा रहे हैं। वो 5 रुपए बढ़ गया और लोग कह रहे हैं 20 रुपए तक बढ़ेगा। अगर इकट्ठा बढ़ा देंगे तो क्रांति आ जाएगी, लोग सड़क पे आ जाएंगे। 90 पैसे करके बढ़ाते रहो। नतीजा ये है कि सीधा जेब पे पड़ रहा है, राशन महंगा हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है, सब्जी महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है। मध्यम वर्गीय परिवार जो मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार कहते थे, अब उनकी क्या हालत है, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए संजय जी, जिस प्रकार से धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, तेल के रेट बढ़ रहे हैं, जो सबसे बुनियादी चीज है, ब्रेड पे सीधे 5 रुपए बढ़ गए। इधर पेट्रोल पे 5 रुपए बढ़े, उधर ब्रेड पे 5 रुपए बढ़ गए हैं, दूध पे 2 रुपए बढ़ गए हैं, बाकी सब्जियों पे या किसी भी चीज पे आप देखेंगे, खाने के राशन पे तमाम पैसे बढ़ गए हैं, किसी पे 2 रुपए, किसी पे 5 रुपए, उस तरह से पैसे बढ़ गए हैं। और अभी तक एक दौर हुआ है कि सरकार ने पहले 3 रुपए बढ़ाए, फिर 90 पैसे बढ़ाए, फिर 97 पैसे बढ़ाए, करीबन 5 रुपए सरकार ने बढ़ाए हैं और 5 रुपए इधर बढ़ गए हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जितना पैसा उधर बढ़ेगा, इतना इधर बढ़ जाएगा और सबसे ज्यादा प्रभावित उसमें मध्यम वर्गीय होगा। भारतीय जनता पार्टी मध्यम वर्गीय को जानती है कि उसको हमें कैसे भरमाना है, कैसे उसको इलेक्शन में अपने साथ लेके आना है, वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। उसको जातिवाद में तोड़ देना है, उसको धार्मिक एजेंडे पे लेके आ जाना है, उसको क्षेत्रवाद में बांट देना है, उसको जातिवाद में बांट देना है, हिंदू मुस्लिम कर देना है, उसको अपने साथ लेना है। आपको याद होगा कि हिंदू खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश मजबूत हाथों में है और हिंदू खतरे में है। तो मध्यम वर्गीय समझ नहीं पा रहा है कि दोनों बातें एक साथ कैसे हैं, कि जब देश मजबूत हाथों में है तो हिंदू खतरे में कैसे है। देश बढ़िया चल रहा है क्योंकि अब्दुल टाइट है, तो हमें अब्दुल को टाइट रखना है, खर्चा चाहे जितना बढ़ जाए। अभी देखिए आप, उत्तर प्रदेश में संजय जी इलेक्शन है, लेकिन बड़ी मजेदार चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं कि एक तरफ तो दिल्ली है और एक तरफ लखनऊ है। बाबा का सोटा वहां घूम रहा है लखनऊ में और दिल्ली से पैंतरेबाजी चल रही है। दिल्ली से भेजा गया है आपके ऊर्जा मंत्री को, और ऊर्जा मंत्री गुजरात कैडर के आईएएस हैं,
और वो पहले एमएलसी बन के और वहां मंत्री बन के ऊर्जा मंत्रालय चला रहे हैं, और बाबा जो है बीच बीच में उनको पूछ रहे हैं कि बिजली कब आएगी, तार कहाँ जुड़े हुए हैं। तो हमारा कहना है तार तो उनके गुजरात जुड़े हुए हैं या गुजराती लॉबी से जुड़े हुए हैं, तार तो उनके दिल्ली जुड़े हुए हैं, तो बिजली यूपी में कहां से आएगी। बात यह हो रही है कि आज तमाम जो बाबा के ग्रुप के विधायक हैं वो चिट्ठी इनके खिलाफ लिख रहे हैं, भाई बिजली नहीं आ रही है। और दिल्ली के जो पत्रकार हैं उनसे ट्वीट कराए जा रहे हैं कि दिल्ली में बिजली, लखनऊ में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत भारी किल्लत है, और नोएडा तो तड़प रहा है बिना बिजली के, क्योंकि सारे पत्रकार तो दिल्ली वाले नोएडा में ही रहते हैं अधिकतर। तो सब ट्वीट कर रहे हैं। तो जब हमने देखा कि लगातार ये क्रांतिकारी जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, चाहे वो रजत शर्मा हो, चाहे तमाम इस लेवल के पत्रकार हो, इनको एकाएक लखनऊ कैसे याद आ गया। अरे दिल्ली में नीट हो रहा है, दिल्ली में तेल का मामला हो रहा है, महंगाई हो रही है, युवा परेशान है, इनका ध्यान एकाएक लखनऊ पहुंच गया, ये क्या है। तो देखिए अभी भी नूरा कुश्ती दिल्ली और लखनऊ की जारी है। युवा कहीं जाए, कॉकरोच पार्टी कुछ भी करे, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल युद्ध चल रहा है, क्योंकि अभी युद्ध उत्तर प्रदेश में होना है, और जिसकी कर्मभूमि और जिसका कुरुक्षेत्र लखनऊ में बनाया जाएगा। तो अभी लखनऊ की जो लड़ाई लड़ी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी कर रही है। युवा कहीं जाए, कॉकरोच कहीं जाए, और जो है परजीवी कहीं जाए, बाकी लोग कहीं जाए, इनकी तैयारी चुनाव की चल रही है। बहुत तेजी से चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी संजय जी कर रही है। जी, क्या लगता है आपको कि योगी आदित्यनाथ को जो घेरने की रणनीति बन रही है, योगी आदित्यनाथ को जो फंसाने की रणनीति बन रही है, क्या वो कामयाब हो पाएगी? और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरह आंतरिक कलेश में उलझी हुई है, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक अलग सुर अपना रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों ब्रजेश पाठक के घर में गए, उन्होंने एक पाठ कराया भगवान जी का, तो सुंदरकांड का या ऐसी कोई पाठ था, उसमें गए योगी आदित्यनाथ। तो चर्चा का विषय बना, क्योंकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ एक बार केशव मौर्य के घर में भी गए थे जब 2022 का रिजल्ट आया था। तो उसके बाद ये हुआ था कि भाई अगर आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनना है तो केशव मौर्य एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो योगी आदित्यनाथ अपना सब ईगो शांत करके और अपना थोड़ा सा गुस्सा कम करके केशव मौर्य के घर गए थे। और इस बार जब ब्रजेश पाठक ने कमान संभाली, ब्राह्मणों की, शंकराचार्य की चोटी खींचने की, बटुक को सम्मान देने की, तो लोगों को लगा कि अब ब्रजेश पाठक ने सीधा मोर्चा खोल दिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। तो योगी आदित्यनाथ ब्रजेश पाठक के घर पहुंच गए। तो क्या ये माना जाए कि योगी जी भी अपना गुस्सा छोड़कर अच्छे पॉलिटिशियन बन गए हैं? उन्हें भी समझ में आ गया है कि युद्ध में कभी 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे भी होना पड़ता है। ये खेल उन्हें भी समझ में आ गया कि अगर अमित शाह को पटकनी देनी है तो राजनीति के शतरंज पे कई चौसर पर कई सारी चालें चलनी है। ऊंट कहीं बिठाना है, हाथी कहीं चलना है, और वजीर से कहीं किसी को मात दे देनी है। ये सब काम योगी आदित्यनाथ सीख गए हैं अब। नहीं इसमें कोई दो राय नहीं है संजय जी के। लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में, और कई सारी पैंतरेबाजी और राजनीतिक पैंतरेबाजी, सियासी पैंतरेबाजी जो होती है वो सीख गए हैं। अगर वो नहीं सीखे होते तो वो कब के हट चुके होते। और अभी भी हटाने में उनके कोई कमी नहीं है, कोई किसी भी तरफ से कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही उनको हटाने के लिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गुजरात लॉबी मजबूती से आगे बढ़ रही है, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हासिल किया है, वेस्ट बंगाल को जीत के अपना दबदबा कायम रखा है गुजरात लॉबी ने। लेकिन जब वो यूपी में जाती है, यूपी के मोर्चे पे कहीं ना कहीं फेल दिखाई देती है, तो हमें लगता है कि बाबा का दबदबा इनसे कहीं अधिक बरकरार है। बाबा के सामने ये पस्त हो जाते हैं, बाबा के सामने कुछ नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है ये ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मानना यह है कि बाबा भी रणनीतिक तरीके से राजनीति कर रहे हैं, और वो इतनी आसानी से हट नहीं रहे। दोनों तरफ जो है तू डाल डाल में पात पात, दोनों तरफ से सारी तैयारियां चल रही हैं, पैंतरेबाजी चल रही है, कोशिशें चल रही हैं, सियासत हो रही है, दोनों तरफ से वार हो रहे हैं, लेकिन कब्जे में कोई किसी के नहीं आ रहा है। आज की डेट में अगर आप देखते हैं संजय जी, मुझे लगता था कि जब वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद 1 हफ्ते तक लगा था कि शायद योगी जी का
वक्त अच्छा नहीं है, और जो दिल्ली का गोदी मीडिया था उसने माहौल भी बनाया था कि बहुत जल्दी योगी जी हट जाएंगे। लेकिन अब मुझे नजर आ रहा है कि योगी जी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और गुजरात लोबी अभी बैक फुट पे है। तो अभी तो मुझे कोई ऐसे आसार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं कि बाबा कमजोर स्थिति में है, क्योंकि बखूबी जानते हैं ये भी कि बाबा का जो नेटवर्क है, बाबा की जो वहां पे उत्तर प्रदेश में एक अपनी क्या बोलते हैं प्रसिद्धि है, बाबा के बिना उत्तर प्रदेश में भाजपा का सरवाइव करना मुश्किल है। तो इसलिए गुजरात लोबी बहुत ही स्टिक होकर उनको हटाने की कोशिश करेगी, या हटा पाएगी, इस पे मुझे थोड़ा संशय है। लेकिन कल को क्या होगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये मैं जरूर निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि बाबा आज बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इतनी आसानी से इनको हटाना मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से बीच में फुटबॉल बने हुए हैं ए.के. शर्मा जो दिल्ली के प्रतिनिधि वहां पे हैं, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी बिजली की समस्या चल रही है, उसको देखते हुए बाबा डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। तो इससे लगता है कि बाबा की स्थिति मजबूत है, और गुजरात लोग भी मुझे नहीं लगता कि उनको कोई नुकसान पहुंचा पाएगी। जी मलिक साहब, जब भी उत्तर प्रदेश में कोई घमासान होता है तो संघ के बड़े बड़े लोग लखनऊ आ जाते हैं। बहाना कुछ और मनाया जाता है, ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम। मोहन भागवत भी आ गए हैं लखनऊ। संघ की क्या हालत कर दी है मोदी जी ने, किसी से छुपा नहीं है, बैंड ही बजा दी है। ऐसे दौर में जब योगी जी को हटाने को, योगी जी को फंसाने की कवायद चल रही है, मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश का दौरा क्या 2027 के संदर्भ में देखा जा सकता है? देखिए संजय जी, अगर आप मोहन भागवत जी की आरएसएस प्रमुख की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो आज की डेट में बहुत ज्यादा कोई हॉट टॉपिक है, या आरएसएस की कोई बहुत चर्चा हो रही है। आरएसएस की चर्चा कम हो गई है वेस्ट बंगाल का चुनाव जीतने में, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को लगने लगा है कि आरएसएस कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आज की डेट में कहीं दिखाई नहीं दे रही। सारे जो फैसले हैं वो गुजरात लॉबी कर रही है, सारे फैसले अमित शाह ले रहे हैं, और पार्टी के अंदर बाहर जो भी चल रहा है सारे फैसले वहीं से होते हैं। नागपुर आज की डेट में कमजोर स्थिति में दिखाई देता है। मोहन भागवत जी कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसका कोई बहुत प्रभाव कहीं पड़ेगा मुझे नहीं लगता। और मैं को खास इत्तेफाक भी इस बात से नहीं रखता कि उत्तर प्रदेश में अगर मोहन भागवत जी आए, वो कोई विशेष एजेंडा लेके आए हैं, या कोई विशेष तौर पे वो कोई बहुत बड़ी चीज करने आए हैं। मुझे ऐसा अभी कुछ लग नहीं रहा है। देखिए संजय जी, अभी क्या है, चौसर तो तैयार हो रही है उत्तर प्रदेश में। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव बहुत ही उत्साहित हैं, वो अपने पीडीए को लेकर, उनको लगता है कि पीडीए का फॉर्मूला बहुत अच्छा चला है। दूसरा, राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं बहुत उत्साहित हैं, उनको भी लगता है कि हमारा खाता तो खुल ही चुका है और हमें भी कुछ बढ़ोतरी होगी, हमें भी कुछ हमारी मेंबरशिप में बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में होगी। तीसरा, आज आपने देखा कि मायावती जी भी एक्टिव हो गई हैं, मायावती ने भी मीटिंग बुलाना शुरू कर दिया है। तो अब वो क्या जो है उत्तर प्रदेश में कर पाएंगी, कि क्या रणनीति करेंगी, किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि 1-2 महीने में तस्वीर साफ होगी कि क्या माहौल बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से अपने हथियार नहीं रखेगी। भारतीय जनता पार्टी भी, जैसे मैंने पिछली बार आपके चैनल पे ही कहा था, कि भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, एक तीसरे मोर्चे की फिराक में है, कि एक तीसरा ऑप्शन ऐसा दे दिया जाए जनता को, कि जहां जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी में ना जाके तीसरे मोर्चे में चली जाए। और उस मोर्चे में वो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर और ओवैसी, हनुमान बेनीवाल और बाकी जो दूसरी छुटपुट पार्टियां हैं, इनको सबको जोड़ के एक थर्ड फ्रंट बना दें, और उसमें लोगों को ऑप्शन के रूप में दे दें, और इनको सब जगह चुनाव लड़ाने के लिए बोला जाए कि उत्तर प्रदेश की 400 की 400 सीटों पे ये थर्ड फ्रंट चुनाव लड़ाए और लोग इनकी तरफ जाएं। इस तरह की योजनाएं भी बन रही है, लेकिन कितनी योजनाएं बनेंगी, क्या बनेगा, अभी मुझे लगता है थोड़ा अर्ली है। धीरे धीरे हमें इन चीजों से पर्दा हटता हुआ नजर आएगा और साफ चीजें दिखाई देने लगेंगी, तभी हम कुछ कह सकते हैं कि यूपी का मामला किस ओर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज के दौर में आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बिजली के मामले पे बहुत त्रस्त है, क्योंकि बिजली मंत्री जो है वो रामधुन गा रहे हैं।
बिजली मंत्री के पास अगर कोई शिकायत लेके जाता है, 18-18 घंटे की कटौती हो रही है, और जैसे ही बिजली मंत्री के पास कोई जाता है, वो जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे लगवा के गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। ये तो पिछले साल से ही चल रहा है। दूसरी बात, अभी इन्होंने अखिलेश यादव ने बिजली के मामले पे एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, फिर उसी अंदाज में मंत्री जी ने एक लंबा चौड़ा जो है जवाब उनको दिया और उनके जमाने की याद उनको दिलाई। और वो उन्होंने देखिए, बाकी चीजों पर मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी को जरूर लंबा चौड़ा जवाब उन्होंने दिया और 10 साल पहले की बातें उन्होंने बताई। 10 साल की नहीं बता पा रहे हैं वो, या 5 साल की नहीं बता रहे हैं, पिछले 5 महीने का रिकॉर्ड मंत्री जी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन 10 साल 20 साल पुरानी बातें जरूर बता रहे हैं, उसी अंदाज में जिस अंदाज में मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होके नेहरू की, इंदिरा गांधी की या लाल बहादुर शास्त्री की बातें बताते हैं, उसी अंदाज में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अखिलेश यादव और पुराने मुख्यमंत्री की बातें बता रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालात राजनीति के कुछ कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझसे बातचीत की, समय दिया, धन्यवाद। ये थे केपी मलिक जी और बहुत धारदार तरीके से उन्होंने बात करी। बताइए कि जब सरकार से सवाल किया जाएगा तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, जब सरकार से सवाल कर दिया जाएगा तो आपको बायकॉट कर दिया जाएगा। क्या लोकतंत्र यही है? नौजवानों की क्रांति की बात सुनते ही सरकार को पसीना आ रहा है, मध्यम वर्ग कराह रहा है, तबाह हो रहा है, लेकिन सरकार को होश नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली के हाहाकार मचा हुआ है, पेट्रोल पंपों पर देश भर में लाइनें लग रही हैं, सरकार पता नहीं कहां है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।